हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो चैप्टर है 7 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ इमेजिन करो। 15 अगस्त 1947 पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, हम फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिश चले गए, इंडिया अब आजाद है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सब कुछ परफेक्ट था? क्या जिस मोमेंट तिरंगा लहराया रेड फोर्ट पे, उसी मोमेंट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इंडिपेंडेंस तो सिर्फ शुरुआत थी, असली चैलेंज शुरू हुए इंडिपेंडेंस के बाद। सोचो यार, ब्रिटिश तो चले गए लेकिन इंडिया तो टुकड़ों में था। हमारे पास 562 प्रिंसली स्टेट थे। इमेजिन करो, 562 अलग अलग किंगडम्स, हर एक का अपना राज, अपने रूल्स। कुछ इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं, और कुछ तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी उन्हें अपनी खुद की नई कंट्री चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि इंडिया कैसे बना, वो इंडिया जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जीते हैं। 562 टुकड़ों से एक यूनाइटेड नेशन कैसे बना, ये एक कहानी करेज की, इंटेलिजेंस की और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी की। चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, हमारे लीडर्स के सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, एक रूल बुक अपने कंट्री की। इंडिया कैसे चलेगा, सिटीजन से क्या राइट होंगे, कैसी गवर्नमेंट होगी, ये सब बहुत बड़े क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स चाहिए थे। और प्रॉब्लम नंबर 2, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना। अब था अब ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो ये नंबर्स, टोटल प्रिंसली स्टेट्स 562। हमारे पास टोटल इंडिया के अलग अलग 562 प्रिंसली स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हमें एक इंडिया कन्वर्ट करना था। ये कवर करते थे 48% ऑफ इंडियाज एरिया, ऑलमोस्ट आधा इंडिया। ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, टोटल 48% इंडिया का पूरा एरिया कवर करते थे, जो ऑलमोस्ट आधा होता है। 20% ऑफ अवर पॉपुलेशन इन द स्टेट्स में रहती थी। हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 20% ऑफ हमारी सारी पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट्स में रहती थी। इमेजिन कर सकते हो, ये सिर्फ छोटे विलेज नहीं थे, हमारे पास मैसिव स्टेट थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स थे जो विलेज जितनी छोटी थी। अब यहाँ चैलेंज क्या था? ये 562 राजाज और नवाब सेंचुरीज से इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। अचानक से वो अपनी पावर क्यों छोड़ देंगे और इंडिया ज्वाइन कर लेंगे? अगर तुम राजा होते तो क्या तुम अपना किंगडम छोड़ देते? शायद नहीं, राइट? क्योंकि कोई भी इंसान जो अपने पुरखों से वहां पर राज करता आया है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट को क्यों इंडिया को सौंप देगा? ये थी इंडिया की सबसे बड़ी पजल, और जिस आदमी ने ये पजल सॉल्व की, उनका नाम था आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी ने क्या किया? ये आदमी इंक्रेडिबल थे। जब सबको लगा कि 562 स्टेट्स को इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल है, यानी कि ये जितने भी 562 स्टेट है, इन सबको एक इंडिया में करना अनुभव नामुमकिन है, तब सरदार पटेल जी ने कहा मैं करूंगा। यानी कि जो भी ये पूरा काम है, ये पूरा काम सरदार पटेल जी करेंगे। और उन्होंने फोर्स यूज नहीं किया, थ्रेट नहीं दिया राजास को, इंस्टेड यूज किया इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन और परसुएशन। उन्होंने ना तो कभी कोई आर्मी का इस्तेमाल किया, ना कभी किसी को डराया। उन्होंने यूज किया अपनी बुद्धि, अपनी बातचीत की पावर, और उन्होंने यकीन दिलाया राजास को कि कैसे उनका जो स्टेट है वो अच्छी तरीके से इंडिया के अंदर इंटीग्रेट होगा। अब सरदार पटेल जी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने राजास के नेशनलिज्म को अपील किया। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें सेंचुरीज तक अपने स्टेट्स को अपने बेनिफिट के लिए रूल किया, अब अपनी प्रजा के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो। क्या उन्हें डिजर्व नहीं है कि वो एक फ्री यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा बने? इससे उन्होंने राजा को पूरी तरीके से इमोशनल टच दिया। सेकेंड स्टेप में उन्होंने इंश्योर किया कि उनके राइट्स और इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो उनसे सब कुछ छीनने नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि कुछ बड़े का हिस्सा बनो, एक यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा बनो। जितने भी राजा का इंटरेस्ट है वो एज इट इज रहेगा। आप जैसे कहोगे वैसे आपकी बातें कुछ मानी भी जाएगी, बट आप एक कुछ बड़े का हिस्सा बनो, यानी इंडिया का हिस्सा बनो। और थर्ड स्टेप में उन्होंने दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए, पहला अटैच बॉन्ड और दूसरा स्टेटस को एग्रीमेंट। इन डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी मेंशन था कि राजास को क्या मिलेगा और उन्हें क्या करना है। राजास की कमिटीज ने खुद इन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में मदद की थी।
तो उन्हें फील हुआ कि वो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर। सरदार पटेल जी ने ये दो डॉक्यूमेंट जो बनवाए वो राजा के साथ सहमति के साथ बनवाए। क्यों सहमति के साथ बनवाए? क्योंकि उन्हें भी पता चले कि वो खुद इस डॉक्यूमेंट्स के हिस्सा और वो उसके ऊपर सिग्नेचर करे और अपना पूरा जो स्टेट है वो उन्हें सौंप दे। और उसके बाद रिजल्ट क्या आया? 562 स्टेट्स में से 559 स्टेट्स एग्री हो गई। यानी सोचो कि सिर्फ बात करने के बाद ही 562 में से 559 स्टेट्स को एक ही बार में उन्होंने बात मनवा दी। बिलीव कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बट ये सच है। 559 राजास ने वॉलंटरली अपने किंगडम्स छोड़ दिए इंडिया के लिए। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक, और सरदार पटेल ने ये किया अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन की मदद से। यानी कि ये जितनी भी पूरी प्रोसेस थी इसके अंदर सरदार पटेल जी का पूरा साथ दिया था उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने। अब मैं तुम्हें बताता हूं पहले राजा के बारे में जो इंडिया में सबसे पहले शामिल हुए। उनका नाम था महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ऑफ भावनगर, यानी कि भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह। 15 जनवरी 1948 को वो पहले राजा बने जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट की। यानी 15 जनवरी 1948 को सबसे पहले महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ने ये बोला कि मैं अपना स्टेट इंडियन गवर्नमेंट के समर्पित करता हूं। और 15 फरवरी 1948 को भावनगर मर्ज हो गया यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट के साथ। और उसी के एक महीने बाद 15 फरवरी 1948 को जो भावनगर है वो मर्ज कर दिया गया यूनाइटेड सौराष्ट्र के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने खुद इसको कहा द मोस्ट नोटेबल मर्जर इन कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद से ये कहा कि ये बहुत ही एक बोल सकते हैं कि जो मर्ज कभी एक राजा कैसे अपना स्टेट किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं, ये बहुत ही हिस्ट्री में ऐसा पहले सीन हुए होंगे जहां पर ये बहुत मेमोरी वाली चीजें हैं। ये थी शुरुआत। भावनगर के बाद दूसरे राजा भी ज्वाइन करने लगे। उन्होंने देखा कि इंडिया ज्वाइन करना राइट डिसीजन है। धीरे धीरे हर एक स्टेट इंडिया के साथ मर्ज होने लगा, लेकिन सबसे पीसफुली ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अगर बात करें कुछ स्टेट्स की जिन्होंने पीसफुली ये शांतिपूर्वक यूनाइटेड नेशन नहीं किया था। नेक्स्ट स्टोरी में हम देखते हैं 3 ऐसे स्टेट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। वो 3 स्टेट थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हमने देखा 562 में से 559 लोगों ने एग्री किया, 3 स्टेट ने एग्री नहीं किया। वो 3 स्टेट थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। मैं तुम्हारे एक ही स्टोरी बताता हूं। ये स्टोरी फुल है ड्रामा की, टेंशन की और हाई स्टेक पॉलिटिक्स की। हैदराबाद की कहानी हम सबसे पहले देखते हैं कि हैदराबाद किस तरीके से इंडिया के अंदर मर्ज हुए। चलो शुरू करते हैं हैदराबाद से। अब मैप देखो, हैदराबाद था बिल्कुल बीच में इंडिया के। आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो हैदराबाद जो है वो एकदम इंडिया के सेंटर में, वो कंप्लीटली सराउंडेड द इंडियन टेरिटरीज है। यानी हैदराबाद के चारों तरफ इंडिया की टेरिटरीज है, इंडिया के स्टेट है। तो जियोग्राफिकली की ये बिल्कुल सेंस नहीं बनता कि हैदराबाद इंडिया ज्वाइन ना करे। तो हैदराबाद को तो इंडिया ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया के सेंटर पार्ट में सिचुएट करता था। लेकिन निजाम ऑफ हैदराबाद के अलग प्लान्स थे। निजाम जो थे हैदराबाद के, उनके अलग प्लान है, उनके अलग उनकी सोच है। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा इंडिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था, निजाम ने डिक्लेयर कर दिया मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। यानी कि मैं ना इंडिया के साथ मर्ज होना है, ना मुझे पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, मैं अकेला अपनी तरीके से रहूंगा। अब सोचो यार, हैदराबाद साउथ इंडिया में है। अब सोचो यार, हैदराबाद साउथ इंडिया में, चारों तरफ से इंडिया है। अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते तो कैसे? जियोग्राफिकली इम्पॉसिबल है। और इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे, आइडियोलॉजी नहीं। ठीक है, अब आप समझो कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक बीच का सेंटर हम टुकड़ा उखाड़ के कैसे पाकिस्तान को देंगे? तो उन्हें जियोग्राफी के अकॉर्डिंग भी उन्हें इंडिया ही ज्वाइन करना चाहिए था। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊंगा। जब उन्हें पाकिस्तान में ज्वाइन होने नहीं मिला तो उन्होंने बोला मैं खुद से अलग रहूंगा, मैं इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ। तभी होता है नेगोशिएशन शुरू। सरदार पटेल ने कहा देखो निजाम साहब, आपके लोग इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनकी विश है। सरदार पटेल जी ने कहा कि आपके रहने वाली प्रजा जो है वो तो इंडिया ज्वाइन करना चाहती है ना। एक आप राजा के इंटरेस्ट से पूरी प्रजा नहीं चलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी
लेकिन प्रॉब्लम ये थी, निजाम के ऑफिसर लोग एट्रोसिटीज कमिट कर रहे थे हैदराबाद के लोगों पे। वो लोग जो इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। वहां पर निजाम के जो लोग थे वो वहां की प्रजा को टॉर्चर कर रही थी कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते। अब सरदार पटेल के पास कोई चॉइस नहीं थी। अब सरदार पटेल जी ने बोला कि हमने बहुत बात कर ली, बहुत सारी चीज कर ली, बट अब पॉसिबल नहीं आप मान रहे हो, तो अब हमें कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। 18 सितंबर 1948 ऑपरेशन पुलिस एक्शन, ठीक है। 18 सितंबर 1948 को पुलिस एक्शन का यूज करते हैं सरदार पटेल जी। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पुलिस फोर्स यूज करके हैदराबाद को लिबरेट करना, और एग्जैक्टली यही हुआ। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स का यूज करेंगे और हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज करेंगे। मिडनाइट को इंडियन आर्मी ने एंटर किया हैदराबाद और बिना ज्यादा ब्लड शेड के हैदराबाद को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया। ज्यादा कोई खून खराबा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक गए, वहां पर पुलिस एक्शन हुआ, आर्मी पहुंची और हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। सरदार पटेल ने निजाम को एश्योर किया कि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे, और कन्हैया लाल मुंशी ने इस पूरे एपिसोड में अपना सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया। यानी कि निजाम को बोल दिया गया कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलता रहेगा, आप अपना एक सेकंड के लिए अपना मत सोचो, प्रजा का सोचो। और इस पूरे एपिसोड के अंदर कन्हैया लाल मुंशी ने सबसे ज्यादा अच्छे से रोल प्ले किया था। बाद में क्या हुआ, हैदराबाद स्टेट को रिफॉर्म किया गया और लेटर ऑन इसको इंक्लूड कर दिया गया आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद को थोड़ा रिफॉर्म करने के बाद उसको आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये थी हैदराबाद की कहानी, एक ऐसी स्टेट जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी लेकिन अल्टीमेटली इंडिया का हिस्सा बन गई। अब बात करते हैं जूनागढ़ की कहानी, किस तरीके से जूनागढ़ इंडिया के साथ मर्ज हुआ। अब आता है जूनागढ़। अब यहां सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे। गैस करो जूनागढ़ के नवाब ने क्या किया। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिख दिया पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। मतलब जैसे ही इंडिया आजाद हुआ वहां के नवाब ने बोल दिया मैं पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता हूं। हाँ स्टूडेंट, तुम सही सुन रहे हो। जूनागढ़ जो गुजरात में है, इंडियन टेरिटरी में है, कंप्लीटली सराउंडेड है, वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता है और पाकिस्तान ने भी कंसेंट दे दिया। यानी पाकिस्तान भी बोलता है हाँ मुझे ज्वाइन कर लो। अब ये तो बिल्कुल रिडिकुलस था। मैप देखो, जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच में पूरा इंडिया कैसे ज्वाइन होगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, जूनागढ़ के बहुत स्मार्ट लोग थे, जो लोग मुंबई में रहते थे, उन्होंने अर्जी हुकूमत मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली मुंबई में। यानी पहले जो जूनागढ़ के लोग मुंबई में रहते थे उन्होंने मिलकर अर्जी हुकूमत बना ली। और फिर शेख्स ऑफ मंगरोल और मंडावार ने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने इमीडिएटली एक्शन लिया। इंडियन सोल्जर्स और नेवी को पोजीशन किया मनावडार और मंगरोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने जूनागढ़ स्टेट को बेसिक कर दिया, मतलब सराउंडेड कर दिया। नवाब डर गया। जब नवाब ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, वो पाकिस्तान भाग गया। हाँ सीरियसली, वो अपनी प्रजा को छोड़ के पाकिस्तान भाग गया। और 9 नवंबर 1947 को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया चलो लोग ही डिसाइड करें। एक रिफॉर्मेबल करवाया गया, मतलब वोटिंग, और रिजल्ट क्या आया, ऑलमोस्ट 100% लोग चाहते थे कि जूनागढ़ इंडिया ज्वाइन करे। तो ये थी जूनागढ़ की कहानी। इसमें सक्सेस मिली सरदार पटेल के गट्स और जूनागढ़ के लोगों की ट्रेमेडियस विल की वजह से। यानी कि वहां के लोग चाहते थे कि इंडिया के साथ हम ज्वाइन हो, तभी वहां के जो मुंबई में लोगों थे उन्होंने अर्जी हुकूमत बनाई। उन्होंने 2 प्रोविजंस को ये बोला इंडिया ज्वाइन करना चाहता है। बाद में पुलिस एक्शन हुआ, आर्मी और नेवी को कराया गया, नवाब को डराया गया और नवाब को पाकिस्तान भेज दिया गया। अपनी प्रजा को छोड़ के वोटिंग करवा के उन्होंने पूरे जूनागढ़ को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया। नेक्स्ट अब हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज के बारे में देखते हैं, कश्मीर, उसको इंडिया के साथ कैसे ज्वाइन किया। अब आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कश्मीर। ये 3 में से सबसे मुश्किल था। यानी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में से सबसे मुश्किल कश्मीर था। और आज भी ये इश्यू ऑन गोइंग है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यानी आज भी कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान झगड़ता है। बैकग्राउंड समझो, कश्मीर के रूलर थे राजा हरि सिंह, और ये आदमी था बहुत ही इंडिस्क्रिव, मतलब डिसीजंस नहीं ले पा रहा था। ये बहुत कंफ्यूजिंग इंसान था। यानी कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे राजा हरि सिंह के मैं इंडिया के साथ जाऊं या पाकिस्तान के साथ जाऊं, इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे, इंडिपेंडेंट रहे। वो खुद इतने कंफ्यूज थे। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। जब तक राजा हरि सिंह सोच रहे थे कि वो क्या करे, तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। हाँ स्टूडेंट्स, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया। ट्राइबल रेजिडेंट और पाकिस्तान फोर्सेस ने एंटर कर लिया कश्मीर के अंदर। जितनी भी पाकिस्तानी फोर्सेस थी वो सारी कश्मीर के अंदर एंटर हो गई। अब राजा हरि सिंह घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि वो अकेले ही अटैक को हैंडल नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी, यानी उन्होंने इंडिया को बोला कि आई नीड मिलिट्री हेल्प। इंडिया ने वहीं पर रख दी कंडीशन, लेकिन इंडिया ने कहा पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करो, पहले ऑफिशियली कश्मीर को इंडिया ज्वाइन करो, फिर हम आर्मी भेजेंगे। यहाँ पर इंडिया ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी है। उन्होंने बोला फटाफट से साइन कर दो तो हम आपकी इंडिया मदद करेगी, यानी इंडिया आपको आर्मी भेजेगी अगर आप कश्मीर को इंडिया के साथ यूनियन करते हो, यूनिटी देते हो। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब एक प्लेबिसाइट होगा, मतलब वो लोग वोट करेंगे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। यानी कि बाद में ये वोटिंग की जाएगी आपके कश्मीर के लोगों की, क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया, और जैसे ही उन्होंने साइन किया इंडियन आर्मी इमीडिएटली कश्मीर में गई और कश्मीर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, तब तक पाकिस्तान ने ऑलरेडी 1/3 पोर्शन ऑफ कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी कि 1/3 हिस्सा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन बाकी का कश्मीर इंडिया ने सक्सेसफुली बचा लिया। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल ने सजेस्ट किया सीज फायर करो, यानी कि सारी फायरिंग को बंद की जाए, और यहां से ये इशू कॉम्प्लिकेट हो गया। और आज ये सीज फायर लाइन है जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी कहते हैं, और उस टाइम पे जो सीज फायर जहां पर रोकी गई थी उसको आज हम एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। आज भी ये इशू कंटिन्यूअस है। कश्मीर इशू आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बड़ा इशू है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कश्मीर का मेजर पोर्शन इंडिया का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 1948 का रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स 1948 का एंड तक क्या हुआ? 559 आउट ऑफ 562 प्रिंसली स्टेट इंडिया में सक्सेसफुली मर्ज हो चुके थे। ये थी एक हिस्टोरिकल और नॉन वायलेंट मूवमेंट, यानी कि 559 जो स्टेट्स हमारे साथ मर्ज हुए थे वहां पर कोई वायलेंस का यूज नहीं हुआ था, सिंपल बातचीत करके पूरा का पूरा मर्जर हुआ था। सरदार पटेल ने बिना मेजर वॉर के, बिना खून खराबे के इंडिया को एक कर दिया। पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 इंडिया बन गया एक इंपॉर्टेंट और सोवरेन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन लग गया। यानी कि हम लोग हमेशा 15 अगस्त मनाते हैं हमारी आजादी के लिए, बट हम 26 जनवरी 1950 मनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यानी कि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, कुछ कॉलोनीज अभी भी फ्रेंच और पोर्टुगीज कंट्रोल में थी, यानी कि इंडिया के अभी भी कुछ ऐसी जगह थी जहां पर फ्रेंच और पोर्टुगीज लोग राज करते थे। फ्रेंच कौन सी जगह पर कंट्रोल करते थे? पौंडीचेरी पर। पोर्टुगीज लोग कंट्रोल करते थे गोवा, दीव एंड दमन। लोगों का मूवमेंट, यानी कि यहाँ की कॉलोनीज को बचाने के लिए यहाँ के अंदर जो लोग रहते थे वो तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। इन कॉलोनीज के लोग डेस्परेटली इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने विग्रस मूवमेंट शुरू कर दिया, यानी कि वहां पर उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों से बच के इंडिया में ज्वाइन होने के लिए। पौंडीचेरी की कहानी देखते हैं। फ्रेंच ट्राई कर रहे थे कि फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करना, लेकिन लोग हार नहीं माने। एक मनमोट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई पौंडीचेरी में और लोगों ने एक पावरफुल स्लोगन दिया, फ्रेंच गवर्नमेंट को हिंद छोड़ो। यानी वहां के लोगों ने, पौंडीचेरी के लोगों ने एक मीटिंग की और फ्रेंच को बोल दिया हिंद छोड़ो। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने पीसफुल नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो था। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने तरीके से बात कर रही थी, लोगों को इमीडिएट इंडिया के साथ ज्वाइन होना था। यानम का बोल्ड स्टेप। अब देखते हैं, यानम एक जगह का नाम है, यानम में क्या हुआ? फिर हुआ एक गेम चेंजिंग इवेंट यानम में जो हुआ था 13 जून 1954, यानी 13 जून 1954 में यानम में पीपल लिबरेशन आर्मी ने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया। फ्रेंच गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि लोग कितने गुस्सा हो चुके हैं, उन्होंने नेगोशिएट करना ही पड़ा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। वहां के लोगों ने आर्मी बनाना शुरू कर दिया और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। वहां पर फ्रेंच गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब नेगोशिएट करना पड़ेगा। फाइनल रिजोल्यूशन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1954 सब फ्रेंच कॉलोनी हैंड ओवर कर दी गई इंडिया को। कौन कौन सी फ्रेंच कॉलोनी थी?
कराईकल, माही, यानम और चंद्रनगर सबको लिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के अंदर, सबको पौंडीचेरी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद कराईकल जो था वो तमिलनाडु में गया, माही जो था वो केरला में गया, यानम जो था वो आंध्र प्रदेश में गया, चंद्रनगर जो था वो वेस्ट बंगाल में गया और पौंडीचेरी एक खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन चुका। अब हम देखते हैं गोवा, दमन एंड दीव, यहां पर कैसे ये इंडिया के साथ मर्ज हुए। यहां पर ऑपरेशन विजय, ये सारी चीज शुरू हुई थी। ऑपरेशन विजय क्या था? अब आता है लास्ट पीस ऑफ द पजल, यानी इंडिया पूरा एक हो चुका है, बस एक पजल का टुकड़ा बाकी रह चुका है, वो है गोवा, दीव एंड दमन। 15 अगस्त 1947 पॉलिटिकल लीडर्स और सत्याग्रही एंटर किया गोवा में। फ्री गोवा एगिशन शुरू हुआ, ठीक है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर और सारे थे वो सब गोवा के अंदर एंटर हुए। फ्री गोवा एगिशन चालू हुआ, यानी कि गोवा को फ्री करो। स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट बहुत पेनफुल था। थाउजेंड ऑफ वॉलंटरी मर चुके थे इस स्ट्रगल के अंदर, शहीद हो चुके थे इस स्ट्रगल के अंदर। इमेजिन करो, लोग अपनी जान दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि गोवा इंडिया का हिस्सा बन जाए। बहुत सारे नेगोशिएशन किया तो वो अनसक्सेसफुल रहा, परसुएशन ट्राई किया, यानी कि उनको भरोसा दिलाने की ट्राई की, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। सत्याग्रह किए बहुत सारे, वो भी अनसक्सेसफुल रहे। पोर्टुगीज नहीं मान रहे थे कि वो इंडिया के साथ अपना मर्जर दे और वो इंडिया छोड़ के चले जाए। तब 19 दिसंबर 1961 यानी 19 दिसंबर 1961 को हुआ ऑपरेशन विजय। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अब और नहीं, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गोवा को लिबरेट यानी कि छुड़ाने के लिए। 19 दिसंबर की आधी रात को मिडनाइट में गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज दे सिल्वा सरेंडर कर गया इंडियन गवर्नमेंट के सामने। इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया गोवा, दीव और दमन को। इंडियन फ्लैग वहां पर फरकाया गया यानी होस्ट किया गया, और ये मूवमेंट था जब लास्ट रिमेन ऑफ वेस्टर्न रूल डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये एक ऐसा मूवमेंट था कि इसके बाद पूरे इंडिया में से एक भी अंग्रेज बचे नहीं थे, हमने सबको वहां से भेज दिया। कंप्लीट फ्रीडम फाइनली, अब पूरा इंडिया आजाद था। बाद में क्या हुआ? 12 मार्च 1962 गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव मर्ज हो गए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, ये सब यूनियन टेरिटरीज बन गए। 12 मार्च 1962 के दिन गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव ये सब इंडिया के साथ मर्ज हो गए और इन सबको इंडिया की यूनियन टेरिटरी बना दी गई। 13 मई 1987 दमन और दीव को सेपरेट कर दिया गया गोवा से, ठीक है। 13 मई 1987 को दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गए। न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश हुए। सिलवासा जो था वो दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल बना, दमन, दीव एंड दमन का कैपिटल बना और पणजी जो है वो गोवा का कैपिटल बना। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। अब इंडियन स्टेट्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया। तो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ इकट्ठा किया गया और इंडियन को यूनियन किया गया। बट अब सबसे बड़ी बात ये भी तो थी कि इन सबको बांटेंगे कैसे? हम इतने सारे स्टेट्स नहीं रख सकते, हमें तो स्टेट्स को डिवाइड करना होगा। तो अभी यहां पर स्टोरी शुरू होगी कि किस तरीके से इंडिया को पूरी तरीके से बांटा गया। इंडिया तो एक हो गया, लेकिन अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, स्टेट्स की बाउंड्रीज क्या होंगी, किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज होगी, ये सब क्वेश्चन थे जिनके आंसर ढूंढने पड़े और ये जर्नी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। इनिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ। तो स्टूडेंट्स, जब प्रिंसली स्टेट मर्ज हो गए तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो अब इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, अब इन्हें अच्छे से बांटते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे हुए, चलो समझते हैं। पहला हुआ क्लास ए, ठीक है। क्लास ए में कौन से स्टेट्स आए? द इलाइट क्लब। इलाइट क्लब यानी कि जो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अमीर थे, ऐसे सारे स्टेट्स को एक किया गया, जिसमें इंक्लूड हुए मुंबई, आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये मोस्टली वो एरिया थे जो ब्रिटिश प्रोविजंस थे, डेवलप्ड थे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थे और इनके अंदर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था। क्लास बी स्टेट्स, द रॉयल मर्जर, ये थे मेजर प्रिंसली स्टेट्स जो मर्ज हुए थे, ठीक है, जहां पर रॉयलनेस इनसे ली गई थी इंडिया के लिए। तो वो कौन से थे? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवानकोरा, कोचीन और पेप्सू।
पेप्सू का मतलब था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था छोटे पंजाब स्टेट्स का। ठीक है, पेप्सू यानी क्या था, पटियाला और ईस्ट पंजाब का स्टेट यूनियन। अब हम बात करते हैं क्लास सी स्टेट के, जो छोटे थे, स्मॉलर वन थे। ये छोटे स्टेट और टेरिटरीज थे, जैसे अजमेर, भोपाल, कुरग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुरा और विद्या प्रदेश। ये मोस्टली चीफ कमिश्नर प्रोविजंस थे, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये सारे स्टेट्स थे। और क्लास डी जो हमारे इंडिया के दो आइलैंड थे, ठीक है, सिर्फ एक ही था इस कैटेगरी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि तब तक अभी लक्षद्वीप आइलैंड हमने जीता नहीं था। द बिग प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी आ रही थी इनइक्वालिटी। आप देखोगे क्लास ए के अंदर सारे अमीर स्टेट है, क्लास बी के अंदर सारे रॉयल है, क्लास सी के अंदर सारे छोटे है और क्लास 4 के अंदर एक ही आइलैंड है। तो ये सारे तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम थी स्टूडेंट। सोचो, क्लास ए स्टेट्स को ज्यादा पावर मिल रही है, बेटर रिप्रेजेंटेंट था, क्लास डी को ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सब स्टेट थे तो इंडिया के इनसेपरेबल पार्ट थे, यानी कि ये तो सारा हमारा इंडिया का पार्ट है ना, इनको हम अलग थोड़ी कर सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये इशू बड़ा हो गया, जब संविधान बन रहा था तो ये सारी चीजें बड़ी हो गई कि ये सारी चीजें सही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना 1950 में, तो लोग बोले अरे ये क्या सिस्टम है, हम सब एक कंट्री के हैं लेकिन हमारी स्टेटस अलग अलग है, हम कोई ऊपर है कोई नीचे है। ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर शुरू हो गई। ये फेयर नहीं था, ये डेमोक्रेटिक नहीं था। और दूसरी तरफ एक नया डिमांड उठने लगा, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का डिमांड। ठीक है, लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेस पर। मैं गुजराती बोल रहा हूँ, मुझे अलग स्टेट दो, मैं काठियावाड़ी बोल रहा हूँ तो भी मुझे अलग स्टेट दो, मैं मराठी बोल रहा हूँ मुझे अलग स्टेट दो, मैं साउथ इंडियन बोल रहा हूँ मुझे अलग स्टेट दो। हर इंसान लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड करने लगे। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के साथ अब ये समझो इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है? 100, 200, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन मेजर लैंग्वेज कुछ ही है, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती और भी अलग अलग बहुत सारी। अब जो स्टेट बाउंड्री थी वो मोस्टली ब्रिटिश के टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बेस्ड थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे बनाई थी वही बाउंड्री हम लोग अभी तक चला रहे थे। लैंग्वेज का उसमें कोई कंसिडर नहीं था, ब्रिटिशर्स ने उसमें कोई लैंग्वेज नहीं देखी थी। एग्जाम्पल देखो, मद्रास प्रेसिडेंट में तमिल और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज दोनों थे, बॉम्बे स्टेट्स में मराठी और गुजराती बोलने वाले दोनों थे। तो जो तमिल बोलते हैं वो चाहते थे हमें अलग स्टेट चाहिए, तेलुगु स्पीकर्स बोलते थे हमें अलग चाहिए। ये डिमांड 1953 यानी 1953 में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। पोट्टी श्रीरामुलु की कहानी। स्टूडेंट्स, यहाँ एक तुम्हें एक इमोशनल स्टोरी बताता हूँ। पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे, जो तेलुगु लोग जो बोलते थे, तेलुगु लैंग्वेज जो बोलते थे, उनके लिए उन्हें अलग सेपरेट स्टेट चाहिए था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे चले गए, फास्ट अनटू डेथ, यानी कि हंगर स्ट्राइक नहीं, जिसको हम भूख हड़ताल बोलते हैं। ठीक है, कि वो भूख हड़ताल पे उतर गए, जब तक आप तेलुगु स्टेट नहीं दोगे तब तक भूख हड़ताल चलेगी। 58 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, 58 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और 58 दिन उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सेक्रीफाइस इतना पावरफुल था कि पूरे कंट्री में रियॉट्स हो गए। ठीक है, ये इतना हुआ कि 58 दिन तक उनको कोई तेलुगु स्टेट नहीं मिला और वो मर गए। और उसके बाद उनके नाम पर पूरे इंडिया के अंदर दंगे शुरू हो गए। तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने बोला हमें अलग स्टेट चाहिए, अभी चाहिए। तेलुगु लोगों ने बोला अभी हमें अभी के अभी नया स्टेट चाहिए। गवर्नमेंट को मानना पड़ा और गवर्नमेंट ने ये बात मानी। दिसंबर 1953 में पहली बार एक स्टेट लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे बनी आंध्र प्रदेश, सिर्फ तेलुगु स्पीकर्स के लिए, और ये थी शुरुआत। ठीक है, और गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना ही पड़ा। और 1953 में पहला लैंग्वेज बेस जो है वो स्टेट बना आंध्र प्रदेश, सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। और ये तो थी सिर्फ शुरुआत। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई गई उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है। अब जब आंध्र प्रदेश बन गया तो दूसरे स्टेट भी बोलने लगे हमें भी चाहिए। तमिल स्पीकर्स बोले हमें सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए, मराठी लोग बोले हमें महाराष्ट्र चाहिए, गुजराती लोग बोले हमें गुजरात चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को रियलाइज हो गया ये बहुत सीरियस इशू है, अगर हम इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो देश टूट सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो एक प्रॉपर कमीशन बनाते हैं जो ये स्टडी करे। ठीक है, जो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करने के बाद सारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन करे। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई 1953 के अंदर, जिसके चेयरमैन थे फैजल अली, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जज थे। उनके मेंबर कौन कौन थे? मिस्टर
हृदयनाथ कुंजरू और मिस्टर के एम पानीकर, ये दोनों मेंबर फैजल अली के साथ जुड़ चुके सेपरेट कमीशन के अंदर। कमीशन का काम क्या था? उन्होंने सबको बोला अपनी ओपिनियन दो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लोगों से ही पूछ लिया बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये सारी चीजें की। ओपिनियन के लिए पब्लिक मीटिंग की गई, ठीक है। न्यूज और न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया कि बताओ, पोस्ट करो, आप अपने लिखित, आप अपना लेटर लिख लिख के हमें पोस्ट करो। ऑलमोस्ट 2 साल तक ये कमीशन काम किया, उन्होंने पूरे इंडिया को स्टडी किया और फाइनली 1956 में रिपोर्ट आई। 2 साल तक 2 साल तक पूरी कमीशन ने काम किया और 2 साल बाद 1956 में रिपोर्ट आती है, द बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब द बिग रीऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? ये साल इंडिया के लिए गेम चेंजर था। कौन सा साल? 1956। गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया और इस एक्ट ने इंडिया को पूरा मैप चेंज कर दिया। पूरी क्लासिफिकेशन ए बी सी डी जो हमने अभी ऊपर देखी वो सारी गॉन, यानी वो अब कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले तो वो अनफेयर क्वालिफिकेशन सिस्टम हटा ही दिया गया, जो एबीसीडी वाला नॉनसेंस था वो सारा हटा दिया गया। नया सिस्टम लाया गया जिसके अंदर 2 कैटेगरी की, 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पहला था कंस्टिट्यूएंट स्टेट, यानी कि जो 14 स्टेट होंगे वो, और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। ये ज्यादा फेयर था, ये ठीक भी था। पहले वाले एबीसीडी से तो बहुत ज्यादा अच्छा था, यहाँ पर सबको इक्वल स्टेटस मिल रहा था। 14 स्टेट कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई। हाँ, अभी तक मुंबई एक स्टेट थी। जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, निकोबार और लक्षद्वीप। ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थे, यानी यूनियन टेरिटरीज को कौन संभाल रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। मुंबई स्टेट, द बिलिंगुल कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये मुंबई स्टेट वाला बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मुंबई तो अभी कैपिटल है, मुंबई उस टाइम पे स्टेट था। हाँ, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस था मुंबई स्टेट के बारे में। अभी स्टेट में 3 एरिया थे, महाराष्ट्र मराठी स्पीकर, गुजरात में गुजराती स्पीकर, सौराष्ट्र के भी गुजराती, ठीक है, यानी कि जो भी गुजराती होते हैं वो सारी चीजें। अब मुंबई स्टेट, यानी यहाँ पर ये बात समझना, मुंबई स्टेट के अंदर पूरा महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था और सौराष्ट्र भी था। ये तीनों इतना बड़ा एक मुंबई था और मुंबई सिटी ये दोनों चाहते थे। मराठी लोग बोले मुंबई हमारे महाराष्ट्र में होना चाहिए, गुजराती लोग बोले नहीं नहीं मुंबई गुजराती का हिस्सा है। तो टेम्परली एक बिलिंगट स्टेट बना दिया, मुंबई स्टेट, जिसमें मराठी और गुजराती दोनों एरियाज थे। लेकिन ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं था, टेंशन तो था ही। महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म कैसे हुआ? 1960 तक ये टेंशन पिक पे पहुंच गया, यानी कि 1907 तक ये प्रॉब्लम हो ही चुकी थी कि मराठी और गुजराती ये सब मुंबई के अंदर एक साथ कैसे फिट होंगे। मुंबई में दंगे शुरू हो गए, मराठी और गुजराती स्पीकर्स के बीच फाइट होने लगी। 105 लोग मर गए इन दंगे के अंदर। गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया इनफ इज इनफ, चलो डिवाइड कर देते हैं। 1 मई 1960 हिस्टोरिक डे, एक ही दिन 2 नए स्टेट्स बन गए। 1 मई 1960 को 2 नए स्टेट मिले। पहला महाराष्ट्र, जिसका कैपिटल बने मुंबई, जिसके अंदर मराठी स्पीकर है। महाराष्ट्र में शामिल हुआ मराठी स्पीकिंग एरिया, विदर्भ, मराठावाड़, सब महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात को मिला कैपिटल उसका गांधीनगर। गुजरात के अंदर इंक्लूड हुए सारे गुजराती स्पीकिंग बोलने वाले लोग, गुजराती बोलने वाले लोग, और सौराष्ट्र और कच्छ को भी गुजरात के अंदर ही बनाया गया। 25 मई को गुजरात फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है हर साल। हर साल हम लोग 25 मई को गुजरात फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये था एक सक्सेसफुल लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ तक जर्नी खत्म नहीं हुई। अभी भी इंडिया के अंदर हर एक लोग इतना डिमांड कर रहे थे कि इसको रीऑर्गेनाइज करना बार बार चालू ही था। नॉर्थ ईस्ट, अब हम जाते हैं 7 सिस्टर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया का एक बहुत स्पेशल रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये एरिया बहुत यूनिक है, यहाँ की कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, जियोग्राफी अलग है, ये लोग जीते ही हमसे अलग है पूरा। इनिशियली ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ही बड़े स्टेट में था, आसाम, यानी पूरा 7 सिस्टर एक आसाम स्टेट के अंदर था। लेकिन ग्रेजुअली छोटे छोटे स्टेट्स बनते गए और फाइनली हमें मिले 7 सिस्टर, और धीरे धीरे सेपरेशन होते होते आज हमें मिली हमारी 7 बहनें, यानी 7 सिस्टर। आसाम द बिग ब्रदर जिन्हें बोलते हैं, मेघालय एडोबी ऑफ क्लाउड्स, मणिपुर द ज्वेल ऑफ इंडिया, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ राइजिंग सन, सबसे पहला हमारा जो सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम और नागालैंड। ये 7 सिस्टर हमें आसाम को डिसेंट्रलाइज करने के बाद मिली। ये 7 स्टेट बहुत क्लोज
निट थे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। एक्चुअली अब सिक्किम भी ऐड हो गया 1975 में, तो टेक्निकली 8 है, लेकिन नाम अब भी सेवन सिस्टर ही पॉपुलर है। ठीक है, सिक्किम भी इनके अंदर ही ऐड होता है, बट टेक्निकली 1975 के बाद 8 थे, बट तो भी नाम फेमस सेवन सिस्टर ही है। अब आता है 2000 साल यानी ईयर 2000, जिसके अंदर और नए स्टेट्स को रिफॉर्म किया गया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ईयर 2000 तक काम आ चुका है, यानी कि हमारी 2000 का ऑरा आ चुका है। इंडिया अब डेवलप्ड हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेकिन कुछ रीजन्स फील कर रहे थे कि वो नेग्लेक्टेड है। ठीक है, इंडिया ग्रो कर रहा है, बट किसी को लग रहा है मैं तो यार अभी भी पीछे रह गया, इंडिया इतना डेवलप कर दिया, मैं तो डेवलप ही नहीं कर पाया। इंसान की नहीं, स्टेट की बात चल रही है। छोटे रीजन्स बोलने लगे हमारे एरिया को डेवलप नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें अलग स्टेट चाहिए। गवर्नमेंट ने सुना और एक साथ 3 नए स्टेट बना दिए। झारखंड सबसे पहला नया स्टेट बना, झारखंड। कौन सी डेट को बना? 15 नवंबर 2000 के अंदर। किससे सेपरेट हुआ था? तो पहले झारखंड और बिहार एक थे, फिर झारखंड को अलग कर दिया गया। कौन सी डेट को अलग किया? 15 नवंबर को। इसकी कैपिटल कौन बना? रांची। क्यों अलग किया गया? ये एरिया मिनरल रिच था, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, वो चाहते थे कि उनके रिसोर्स उनके डेवलपमेंट में लगे, ना कि पूरे बिहार के। ठीक है, जिसकी वजह से झारखंड को अलग किया गया। दूसरा था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, डेट थी 1 नवंबर 2000 ईयर। ठीक है, सेपरेट किससे किया गया था? मध्य प्रदेश से। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। कैपिटल क्या बना? रायपुर। क्यों इसे अलग किया गया? ये भी ट्राइबल डोमिनेंट एरिया था, फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत थे, अलग स्टेट से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल था। और तीसरा हमारा जो स्टेट अलग किया गया वो था उत्तराखंड, जिसको अलग किया गया था 9 नवंबर ईयर 2000 के अंदर। उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड उस टाइम पर एक ही था, यूपी से अलग कर दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या बना? देहरादून। ठीक है, टेम्पररी देहरादून बनाया, बाद में गायरसेन जो था उसको ऑफिशियली उसका कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। क्यों इसको अलग किया गया? हिल स्टेशन था, जियोग्राफिकली बिल्कुल अलग प्लेन्स था, डेवलपमेंट की जरूरतें अलग थी, इसी वजह से ये 3 स्टेट एक ही साल में ईयर 2000 के अंदर हिस्टोरिक ईयर था कि जहां पर हमें 3 नए स्टेट मिले थे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया का सबसे लेटेस्ट स्टेट तेलंगाना, जो हुआ था 2014 के अंदर अलग, यानी 2014 के अंदर तेलंगाना एक नया स्टेट बना था। ठीक है, जो इंडिया का 29th स्टेट बना था। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्ट्रगल डिकेड्स तक चला, यानी कि लोगों ने सालों साल तक तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है। बैकग्राउंड था, आंध्र प्रदेश में 2 मेन रीजन थे, कोस्टल आंध्र जो डेवलप्ड और प्रॉस्परस था, और तेलंगाना रीजन जो रिलेटिवली बैकवर्ड था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 थे, कोस्टल आंध्र जो डेवलप्ड हो चुका था, अच्छा था, पर तेलंगाना रीजन था जो अभी भी पीछे रह गया था। तेलंगाना के लोग फील कर रहे थे कि सारा डेवलपमेंट कोस्टल एरियाज में हो रहा है, उनका रीजन नेग्लेक्ट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा था एक ही हिस्से में सारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डिमांड 1950 से ही थी, तेलंगाना एक अलग स्टेट करने की डिमांड तो 1950 से थी। हाँ स्टूडेंट, जब आंध्र प्रदेश 1956 में बना था तब से ही तेलंगाना के लोग अलग स्टेट चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, कहते थे नो, आंध्र प्रदेश यूनाइटेड रहेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश यूनाइटेड रहेगा, तेलंगाना नहीं मिल सकता। 2009 के बाद मूवमेंट इंटेंस हो गया, यानी 2009 के बाद लोगों ने और अच्छे से और ज्यादा तरीके से विरोध किया, प्रोटेस्ट हुए, लोग भूख हड़ताल पर बैठे, पॉलिटिकल प्रेशर बनने लगा, सब कुछ हुआ, और तभी जाके 2 जून 2014 के अंदर इंडिया को मिला अपना 29th स्टेट तेलंगाना, जिसका कैपिटल बना हैदराबाद। 10 साल के लिए दोनों स्टेट की कैपिटल रहेगी फिर परमानेंटली तेलंगाना की। ठीक है, 10 साल तक हैदराबाद दोनों का कैपिटल था, तेलंगाना का भी आंध्र प्रदेश का भी। 10 साल बाद 2024 के बाद हैदराबाद ऑफिशियली किसका हो गया? तेलंगाना का कैपिटल हो गया। अभी भी हम बात करते हैं ऑन गोइंग डिमांड। अगर अभी बात करें 2025 आ चुका है, बट अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ स्टेट ऐसा बोल रहे हैं कि हमें इस स्टेट से अलग होना है, जिसका सबसे बड़ी डिमांड पेंडिंग है विदर्भ की। विदर्भ जो है वो अभी महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है। ये डिमांड बहुत पुरानी है। विदर्भ के लोग कहते हैं मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र को सब डेवलपमेंट मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। विदर्भ बोल रहे हैं हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारे रीजन को तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी इसको अप्रूव किया नहीं है। इसके अलावा छोटे छोटे डिमांड्स है, गोरखालैंड जो वेस्ट बंगाल से अलग होना चाहता है, बोडोलैंड जो आसाम से अलग होना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत केयरफुल है, वो नहीं चाहती कि इंडिया बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्टेट्स में टूट जाए।
अब हम बात करते हैं इंडिया के करंट स्ट्रक्चर की। हमारे इंडिया का करंट स्ट्रक्चर क्या है? तो स्टूडेंट आज इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है? तो आज इंडिया का स्ट्रक्चर है 29 स्टेट्स और इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये हमारे 29 स्टेट्स है और हमारे पास आज 7 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, चंडीगढ़, पुडुचेरी जिसे पौंडीचेरी भी कहते हैं, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड और लद्दाख जो 2019 में इंक्लूड किया गया था। और इंडिया के पास एक नेशनल कैपिटल है जिसे हम बोलते हैं हमारी राजधानी दिल्ली। ये स्पेशल स्टेटस है, ना कंप्लीटली स्टेट है ना कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी है, ये नेशनल कैपिटल के अंदर आता है। तो अब ये रीऑर्गेनाइजेशन को अगर हम कंक्लूड करें तो कैसे रहेगा? 1947 जहां 562 प्रिंसली स्टेट थे, 1950 जहां पर क्लास ABCD क्लासिफिकेशन आया, 1956 जहां पर लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, 14 स्टेट्स बने, 1960 जहां पर महाराष्ट्र और गुजरात बने, ईयर 2000 जहां पे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने, 2014 जहां पर तेलंगाना बना और इसी तरीके से आज हमारे पास 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया एक रहेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है वो अब हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट जो इसके आगे की कहानी है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक आप कमेंट्स के अंदर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो यूनिक तरीके से पूरा वीडियो आज बना है। ठीक है, हमारे जो पहले के वीडियोस थे वो और ये आज का जो वीडियो ये पूरा अलग है। तो आप कमेंट्स में बताइए आप क्या इसी तरीके के वीडियोस आगे चाहते हैं, किस तरीके की आपकी डिमांड है। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया है। तब तक बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।